कैश कांड मामले की करते जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने आज महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लोकसभा स्पीकर ने यह बताया कि रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के सिग्नेचर से यह प्रस्ताव मिला और साथ ही इस केस में जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे हुए आरोपों की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और एक वरिष्ठ वकील को शामिल किया गया जो कि मामले की जांच करेंगे और फिर अपनी एक रिपोर्ट सौंप देंगे। बताया गया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 और उपधारा 2 के तहत 3 सदस्यीय समिति गठित की गई जो कि जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध की जांच पड़ताल करेगी और फिर लोकसभा स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी बीच जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन शामिल है? जस्टिस अरविंद कुमार है, सुप्रीम कोर्ट के आप जज हैं, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और साथ ही बीवी आचार्य सीनियर एडवोकेट जो कि कमेटी के सदस्य होंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज सदन में जस्टिस वर्मा पर लगे हुए आरोपों का जिक्र किया। यह कहा कि जांच कमेटी को जल्द ही काम शुरू करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। ओम बिरला ने सदन में यह भी बताया कि मामले में न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया गया, उन्हें स्टडी किया गया और स्वतंत्र जांच के बाद यह पता चला कि भारत के संविधान के आर्टिकल 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव होता है और वर्तमान केस से जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं। तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। और ऐसे में अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद कई सवाल उठे कि क्या जस्टिस वर्मा को अब पद से हटा दिया जाएगा, इस प्रक्रिया में आगे क्या क्या होता है, अब इस मामले की शुरुआत से क्या क्या हुआ, जरा टाइमलाइन समझ लीजिए। 14 मार्च की रात जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। तब जस्टिस वर्मा दिल्ली से बाहर थे। उनके परिवार वालों ने आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया। आग बुझाने के दौरान जस्टिस वर्मा के घर से कथित तौर पर बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इन हाउस कमेटी गठित की। कमेटी ने 64 पेज की रिपोर्ट में महाभियोग की सिफारिश की और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिस आउट हाउस में नोट मिले वो सीधे तौर पर जज और उनके परिवार के नियंत्रण में था। जांच रिपोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी पाया गया। कैश कांड के बाद जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है वो संविधान में दर्ज है। लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत जरूरी हैं, यानी कि कम से कम 100 सांसदों की इसमें सहमति जरूरी होती है और राज्यसभा में अगर यह प्रस्ताव आता है तो कम से कम 50 सांसदों के सिग्नेचर होने चाहिए। सदन जब इस प्रस्ताव को स्वीकारता है तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति जांच के लिए कमेटी गठित करते हैं और इस कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, एक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं और इसके बाद कमेटी आरोप तय करती है और न्यायाधीश से लिखित जवाब मांगती है और जांच के बाद समिति निर्धारित करती है कि आरोप सही है या फिर नहीं है और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। भारत में आजादी के बाद से अभी तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव अब तक 6 बार लाया गया, लेकिन केवल 2 मामलों तक अभियोग पर सार्थक बहस हो सकी, लेकिन कोई भी जज हटाए नहीं गए।
जस्टिस वी रामास्वामी, जिनको साल 1993 में महाभियोग का सामना करना पड़ा, लेकिन जरूरी 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर सका ये। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन पर धन का गबन करने के आरोप लगे। साल 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव को पास किया, लेकिन लोकसभा में बहस से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसी तरीके से जस्टिस पीडी दिनाकरण के खिलाफ साल 2011 में करप्शन और पद के दुरुपयोग के आरोप के चलते प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन तब तक वो इस्तीफा दे चुके थे, इसीलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला के खिलाफ 2015 में आरक्षण पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बाद में इस विवादास्पद टिप्पणी हटने पर इसे रद्द कर दिया गया। जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ 2017 में दलित जज को टारगेट करने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन सांसदों के समर्थन हट जाने पर यह प्रस्ताव रद्द हुआ। और इसी तरीके से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ साल 2018 में जस्टिस लोया मामले में अनियमितताओं के आरोपों पर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी हुई, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ने इसे पहले फेज में ही खारिज कर दिया था। हालांकि इस बार जस्टिस वर्मा का मामला काफी आगे बढ़ चुका है। कैश कांड में घिरे हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की उम्मीदों पर पानी उस वक्त फिर गया जब वो बहुत ही उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील भी उन्हें राहत नहीं दिलवा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी और उनकी याचिका को सुनवाई योग्य ही नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि पूर्व सीजेआई और जांच कमेटी ने फोटो और वीडियो अपलोड करने समेत प्रक्रिया के सभी पहलुओं को पूरी ईमानदारी के साथ इसका पालन किया है और अब महाभियोग की ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है।